हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस की पॉलिटिकल साइंस और ये है इसका मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ नंबर 2। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है मैंने पार्ट वाइज दिया है। पार्ट ए में है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले वहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद अटैम्प्ट करना। तो सेक्शन ए में मैंने ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 10 ऑब्जेक्टिव हैं, 1 1 मार्क का है एक। तो पहला क्वेश्चन है, कोल्ड वार मेनली किसके बीच में मर्ज हुआ? ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बताना है इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का। तो इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है हेडक्वार्टर्स जो हैं सार्क के, ये कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके सार्क के काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आई फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए? तो वो थी WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू? वो है टेररिज्म और पेंडेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल किसका? यूनाइटेड नेशन का। तो वो थे त्रिगवे। क्वेश्चन नंबर 7 टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले किसने पॉपुलराइज की? ये की पहले ब्रटलैंड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना इनमें से कौन सी कंट्री जो है परमानेंट मेंबर है किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो वो है चाइना। क्वेश्चन नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? देखिए इसकी वजह से राइज हुआ है किसका? इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग नेशंस। एक कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंड है क्योंकि इकॉनमी जो है अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है, इंटीग्रेशन हो गई है इकॉनमीज़ की। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशिया में? तो वो है कौन सी? सार्क। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट है, ठीक है, 9 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, 20-30 वर्ड में लिखना है। तो मैंने छोटे छोटे करके आपके लिए आंसर लाए हैं। कोल्ड वार से आपका क्या मतलब है? देखिए कोल्ड वार वो पीरियड था पॉलिटिकल टेंशन और आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का। यहाँ पर एक्चुअल वेपन से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, सिर्फ पॉलिटिकली या फिर आइडियाज़ की लड़ाई चल रही थी। किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर की। किसके बाद? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 2 फीचर्स बताने आपको यूरोपियन यूनियन के। पहला नंबर तो वहाँ पर कॉमन करेंसी है जिसको हम यूरो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है मेंबर स्टेट्स की, जो भी मेंबर हैं इसके किसके? यूरोपियन यूनियन के। क्वेश्चन नंबर 3 आसियान को डिफाइन कीजिए। आसियान की पहले तो फुल फॉर्म डिफाइन कीजिए। इसको फुल फॉर्म को बोलिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1967 में बनी थी। किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, पीस को, कॉपरेशन को। किसके बीच में? यानी आपस में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ह्यूमन राइट्स का मतलब। अब ह्यूमन राइट्स जो है ये बेसिक फ्रीडम्स और राइट्स हैं जो सभी को ह्यूमन बींग्स के पास हैं, इनको दी जाती हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी। 2 ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बताना आपको जो अभी ज़्यादा चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। एक तो ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग। इनको एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 डिसआर्मामेंट क्या है? देखिए इसका मतलब रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना वेपन्स को, स्पेशली कौन से? न्यूक्लियर आर्म्स, ताकि ग्लोबल पीस को प्रमोट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 2 इफेक्ट्स बताने ग्लोबलाइजेशन के। किसके ऊपर? डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। पहला नंबर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। दूसरा नंबर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, एक्सपैंड हो गई हैं, और मार्केट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 आपको 2 मेजर आउटकम्स मेंशन करने हैं। किसके? यानी कि कोल्ड वार के एंड होने के बाद क्या हुआ। पहला नंबर तो यूएसए का एमरजेंस होना सुपर पावर की फॉर्म में। दूसरा नंबर एस्टेब्लिशमेंट होना किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का ईस्टर्न यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 9 यूनिपोलैरिटी से आपका क्या मतलब है? देखिए ये वर्ल्ड सिस्टम ऐसा है जिसमें डोमिनेट कर रहा है सिंगल पावरफुल नेशन, स्पेशली कौन? यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद। आगे आपकी सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के, 100-150 वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन करना आपको कंसेप्ट बायोपोलैरिटी का कोल्ड वार के टाइम। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपके पास 2 सुपर पावर्स थी, यूएसए जिसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं और यूएसएसआर कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो ये सामने आए, इन्होंने क्या किया, ये करने लगे आपस में, मतलब कि आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चलने लगी, कंपेट करने लगे। किसके लिए? ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए किसके थ्रू? जैसे मिलिट्री अलायंस बना दी, नाटो, वार्सा पैक्ट।
तो ऑल्दो कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई आपस में, लेकिन जो वर्ल्ड जो था वो डिवाइड हो गया पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली। तो इस डिवीजन को हम बोलते हैं बाइपोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है मेन ऑब्जेक्टिव्स किसके, सार्क के। देखिए सार्क का जो एम है वो प्रमोट करना वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी, साउथ एशियन नेशन की, मजबूत करना किसको, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को, और मेंटेन करना पीस और स्टेबिलिटी रीजन में किसके थ्रू, कॉपरेशन। किस फील्ड में, एजुकेशन में, कॉपरेशन, कल्चर में, हेल्थ में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिस्कस करना इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे। देखिए इंडिया की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ने ओपन की इंडियन मार्केट्स किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने लगी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का मतलब कि इंडिया में आने लगी, एक्सपोर्ट बढ़ गया, जबकि इसने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भी बढ़ा दिया और अफेक्ट किया ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्वेश्चन है 4 आपको बताना है यूएन के बारे में कि ये कैसे प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति। देखिए यूएन मीडिएट करता है, जैसे कहीं भी लड़ाई हो गई, कन्फ्लिक्ट चल रही है, डिप्लॉय करता है पीस कीपिंग फोर्सेस, इम्पोज करता है सैंक्शन एग्रेसर पे जो लड़ाई करने के मूड में होता है, और प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे गाज़ा में या फिर और कोई अफेक्टेड कंट्री वहाँ पे। यह इनक्रेज करता है डायलॉग, यानी कि इसका काम है वार को बंद करवाना, और कोशिश होती है कि वार ना हो, और डायलॉग पर फोकस होता है, और इंश्योर करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी किसके थ्रू, सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। 5वां क्वेश्चन आपको 4 मेजर चैलेंजेस बताने हैं इंडिया की नेशनल इंटीग्रेशन को किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। पहला नंबर तो कम्युनल टेंशन, क्योंकि इंडिया में आपको पता है अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती है। उसके बाद रीजनलिज्म। तीसरा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किसकी, स्टेट्स की। और उसके बाद पार्टीशन और रिफ्यूजी क्राइसिस, यानी कि पार्टीशन के बाद रिफ्यूजी क्राइसिस भी है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंस नॉन अलाइन मूवमेंट की। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है उनको क्या प्रोवाइड करती है, एक ऑप्शन कि वो न्यूट्रल रहें कोल्ड वार में, मतलब कि ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसने प्रमोट किया पीस, इंडिपेंडेंस और कॉपरेशन किसके भी अमंग डेवलपिंग नेशंस। आगे क्वेश्चन नंबर 7 एग्जामिन करना है आपको कॉजेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। देखिए इन्वायरमेंटल की जो डिग्रेडेशन हो रही है ना, इसका कारण है पहला नंबर तो ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल सोर्सेज का ओवर यूज़, और साथ में पोल्यूशन इंडस्ट्री से और व्हीकल से। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस। आगे सेक्शन डी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। देखिए पैसेज जो डिसइंटीग्रेशन है सोवियत यूनियन का, इसने एंड किया आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, तो जिसने वर्ल्ड को डोमिनेट किया था, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया था 1945 से लेकर 1991 तक। तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं इन्होंने अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक सिस्टम और मार्केट इकोनॉमीज, जबकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स जो हैं ये हमने देखे परजिस्ट थे कुछ इन नेशंस में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सा इवेंट जो है यहाँ पर पैसेज में बताया गया है। तो ये यूएसएसआर की जो डिसइंटीग्रेशन यानी कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो 1991 में हुई थी। दूसरा आपको बताना कौन सी टाइप इकोनॉमिक सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया था न्यू स्टेट्स द्वारा। इन्होंने अडॉप्ट किया था मार्केट बेस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। तीसरा आपको एक मेजर कॉन्सिक्वेंस बताना इस इवेंट का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। तो देखिए इसने बायोपोलैरिटी को ख़त्म किया और एमरजेंस हुआ यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें किसने डोमिनेट किया, यूएसए। आगे लॉन्ग आंसर सेक्शन ई में। ठीक है, आंसर 150 to 100 वर्ड्स में देना है, और इसमें सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है लॉन्ग आंसर ए पार्ट है उसका, इवेलुएट करना आपको रोल किसका है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, कि कैसे इसने एड्रेस किए इश्यूज़ आफ्टर कोल्ड वार। तो देखिए कोल्ड वार के बाद यूएन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, खासकर पीस कीपिंग उन रीजन्स में जैसे बोस्नी और अफ्रीका में। इसने एक्सपेंड की एक्टिविटीज़ जिसमें जस्ट लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आती है, ह्यूमन राइट्स आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आते हैं। इसकी जो एजेंसीज़ हैं जैसे WHO, यूनिसेफ और UNDP अभी भी ये टैकल कर रही हैं पॉवर्टी, पेंडेमिक्स और एजुकेशन। ऑल्दो ये इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये बड़ी बड़ी पावर्स पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे US हो गई, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। तो UN जो है ये एक टाइप का एक सेंट्रल है मल्टीलैटरल कॉपरेशन के लिए। और मैं आपको डिस्कस करना है किस चीज़ के बारे में, रिफॉर्मिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना ये स्टिल रिफ्लेक्ट कर रहा है वही 1945 की रियलिटीज़। इमर्जिंग पावर जैसे इंडिया है, जापान है, ब्राज़ील है, ये डिज़र्व करते हैं परमानेंट मेंबरशिप।
रिफॉर्म्स जो है इससे इंश्योर होती है रीजनल रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ताकि यूएन जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव रहे। आगे दूसरा क्वेश्चन, ए पार्ट आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बतानी है इंडिया में किसके टाइम, नेहरूवियन एरा। देखिए नेहरू के अंडर जो क्या था इंडिया की पोजीशन, इंडिया ने अडॉप्ट की मिक्स्ड इकॉनमी 5 ईयर प्लान के थ्रू, और इसने फोकस किया हैवी इंडस्ट्रीज़ और स्टेट कंट्रोल, और पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया। नॉन अलाइनमेंट गाइडेड फॉरेन पॉलिसी थी, और नेशनल यूनिटी जो थी वो मेंटेन थी डिस्पाइट डाइवर्सिटी। और में आपके पास है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की इंडिया में। देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से सिटीजन ने डिमांड की स्टेट्स किसके बेसिस पे, लैंग्वेज। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 इसने रिकमेंड किया लिंग्विस्टिक स्टेट जैसे आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, फेडरलिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको असेस करना है मेन फीचर्स इंडियन पॉलिटिक्स के 1990s में। तो आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी एक्सपेंड कर लेना। 1990s में आपने देखा होगा कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, राइज रीजनल पार्टीज़ का, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़कर, पॉलिटिकल अलाइंसेज जैसे एनडीए और यूपीए भी आई सामने, मंडल कमीशन और अयोध्या इश्यूज़ जो थे इन्होंने रीशेप किया किसको, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को। और फाइनली हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस करने आपको चैलेंजेस इंडियन डेमोक्रेसी को, किसमें, रिसेंट टाइम्स में, अभी की बात कर रहे हैं। तो पहला तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्रिमिनलाइजेशन हो गई पॉलिटिक्स में, कम्युनलिज्म है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, और ये थ्रेटन कर रही है किसको, डेमोक्रेसी के लिए खतरा। जबकि मीडिया अवेयरनेस, जुडिशरी और एक्टिव सिविल सोसाइटी, इनकी वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं ये थोड़ी सी मजबूत हुई हैं। ठीक है।